हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल विभाजन नामक टॉपिक जो है का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास के का जो कालखंड है, जिसको हम लोग 1757 से 1947 यानी लगभग 190 वर्ष और लगभग जो है 200 वर्षों का पूरा का पूरा कालखंड है। इसके अंतर्गत दो ही चीजें या फिर पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, कि अंग्रेजों ने कैसे यहाँ पर पहले तो राजनीतिक स्तर पर और उसके पश्चात अपनी नीतियों से यहाँ के संस्कृति, यहाँ के अर्थव्यवस्था, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था पर जो है कैसे धीरे धीरे अपना प्रभाव स्थापित किया और एक संगठित तरीके से एक साम्राज्य की स्थापना की और भारत को अपना उपनिवेश बनाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में धीरे धीरे जो है पहले अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र थे, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इन सबके प्रभाव के कारण एक चौथा जो क्षेत्र होता है सामाजिक क्षेत्र, उस पर काफी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव। तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसका पहले तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र पर प्रभाव ये पड़ा, उनको जो है डैमेज किया गया, काफी कमजोर कर दिया गया। और था कि यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता थी भारत में, जो भारत जो है अपनी आवश्यकताओं का की जो पूर्ति खुद ही कर सकता था, तो यहाँ पर जो उत्पादन के जो ये जो सोर्स थे उनको जो है डैमेज करना और ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति लाना और वहाँ के उत्पादित वस्तुओं को जो है भारत के बाजारों में पहुंचाना। और इस तरीके से जो है उन्होंने एक संगठित तरीके से भारत का आर्थिक शोषण करने का की नीति बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के सामाजिक स्तर पर भी उन्होंने असर डाला, धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति पर भी प्रभाव डालने का कोशिश किया। जैसा कि हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरीज को 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है अलाउ किया गया था भारत में आकर के ईसाई धर्म के बारे में प्रचार किया। लेकिन दूसरा जो चरण है या दूसरा जो इसका डायमेंशन है वो है कि यहाँ के बुद्धि अंग्रेजों के द्वारा जो एक बनाई गई व्यवस्था थी, जिसके आधार पर संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वह भारत का शोषण कर रहे थे। तो इससे निपटने के लिए जो है आम जनता को राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जागरूक करना। क्योंकि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाता और उस जागरूकता के आधार पर जब तक लोग संगठित होकर के इस इतने बड़े साम्राज्य का विरोध नहीं करते, तब तक जो है स्वतंत्रता मिलना मुश्किल। तो इसीलिए चाहे 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी का जो एक राजनीतिक संगठन था उसका गठन करना हो, या फिर उसके बाद जो है मद्रास में, बंबई में जो है तमाम राजनीतिक संगठनों का गठन करना हो, और फिर इस तरीके से पहले जो बुद्धिजीवी तबका है उनको संगठित करना, फिर किसानों को संगठित करना, फिर मजदूरों को संगठित करना, फिर समाज के अन्य वर्गों को, महिलाओं को भी शामिल करना। तो यह जो है एक प्रक्रिया जो है शुरू हुई और इस प्रक्रिया के द्वारा समाज के सभी वर्गों को राजनैतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से जागरूक किया जाने लगा। और जब सभी लोग संगठित होने लगे तो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए जो है समस्या उत्पन्न हुई। और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य ने एक प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह के प्रभाव में आकर के धीरे धीरे संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और अंततः जो है हम लोग स्वतंत्र हुए और एक संवैधानिक व्यवस्था जो है स्थापित हुई।
तो ये जो है तो पूरे आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम दो प्रकार में देख सकते हैं। पहला, अंग्रेजों के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर अपना को स्थापित करना, और दूसरी बात कि भारतीयों द्वारा और भारत में विशेष तौर पर जो है बुद्धिजीवी तत्वों के द्वारा धीरे धीरे लोगों को संगठित करना, अंग्रेजी साम्राज्य की जो शोषणकारी नीतियां हैं उनके प्रति जागरूक करना, और फिर संगठित तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करना। तो इन दो दृष्टिकोण से हम लोग पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को देख सकते हैं। तो इसी चरण में, इसी क्रम में हम लोग जो है बंगाल विभाजन को आज देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन, कुछ जानने की कोशिश। बंगाल विभाजन का सबसे पहला कारण क्या था, दूसरी बात इसका स्वरूप क्या था, यानी बंगाल विभाजन मतलब क्या समझे। तो कारण जो है वो हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। कारण पहला जो अंग्रेजों ने बताया, और दूसरा जो वास्तव में था। तो प्रश्न उठता है कि पहला जो कारण जो है, या पहला कारण को जो पहला दृष्टिकोण जिसको अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया वो क्या था। तो अंग्रेजों ने जो कारण बताया बंगाल विभाजन, जो कि गलत था, उसमें बताया गया था कि बंगाल जो है प्रेसिडेंसी जो है बहुत विस्तृत है, और वहां पर जो प्रशासनिक कार्य जो हो रहे हैं उनमें काफी चुनौती आ रही है, और इन चुनौतियों को आसान करने के लिए बंगाल विभाजन करना जरूरी। तो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि वहां पर जो प्रशासनिक जो असुविधा हो रही थी उसको जो है दूर किया जा सके। तो ये कारण अंग्रेजों ने बताया, लेकिन वास्तविकता क्या, वास्तविकता ये थी कि जो बंगाल है, सॉरी बंगाल था उस समय का, तो वो जो है आपको आंदोलन का जो है केंद्र बनता जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ आधुनिक भारत के इतिहास के दौरान, तो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया, और वुड डिस्पैच में विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर देने की बात की गई थी। और इसी क्रम में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालयों का गठन किया। तो पहला विश्वविद्यालय था आपको कलकत्ता में, दूसरा विश्वविद्यालय था आपको मद्रास, और तीसरा विश्वविद्यालय था आपको बॉम्बे। अब तीनों विश्वविद्यालयों की जब स्थापना हुई, स्वाभाविक सी बात है कि विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आएंगे। तो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, तो इसके लिए तो जिले स्तर पर व्यवस्था हो सकती है। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी स्तर की पढ़ाई की बात हो, हायर एजुकेशन की बात, तो कहीं ना कहीं राजधानी में ही जो है यूनिवर्सिटी का गठन होगा, स्थापना होगी। और स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों से, बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे कलकत्ता में पढ़ने आएंगे हायर एजुकेशन के लिए। और जब हायर एजुकेशन के लिए आएंगे तो वो लोग अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, उन सबकी अलग अलग समस्याएं होंगी, जिसका एकमात्र कारण होगा अंग्रेजी नीतियां। अब ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उन सभी समस्याओं के, चाहे समस्याओं का स्वरूप कोई भी रहा हो, उसका कारण ब्रिटिश सरकार। तो सब लोग इकट्ठा हुए और कहीं ना कहीं लोग अध्ययन के दौरान जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जागरूक हुए, और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों को समझना शुरू किया। और इसमें विशेष बात ये थी कि जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे जो लोग थे, चाहे दादा भाई नौरोजी की हम बात करें,
तो इन लोगों ने भी जो छात्रों को जागरूक करने में काफी अहम भूमिका निभाई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने जो गेन ऑफ वेल्थ यानी धन के अपवहन का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य जो है वह भारत में धन के अपवहन को जो है व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से, किस तरीके से उसको अंजाम दे। और हम सभी जानते हैं कि प्रेस का भी विकास हो चुका था। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने जो है पहला समाचार पत्र छापा था, जिसका नाम था द बंगाल गजट। तो शिक्षा का विकास होना, प्रेस प्रेस की शुरुआत हो जाना, तमाम बुद्धिजीवी तबकों के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों को समझ लेना, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां थी, तमाम ऐसे कारण थे जिन्होंने कलकत्ता में जो है आंदोलन कलकत्ता को जो है आंदोलन का केंद्र बनाया और उसी आंदोलन के केंद्र को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, फिर मैं इस चीज को और आसान करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों ने जो कारण बताया था वो ये था कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पर प्रशासनिक नहीं है, तो प्रशासनिक असुविधाओं को खत्म करने के लिए हम जो है बंगाल का विभाजन करें। लेकिन वास्तव में क्या था कि बंगाल राजनीतिक आंदोलनों का जो है केंद्र बन चुका था, और उस आंदोलन को जो है कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया। अब देखिए हुआ क्या। तो बंगाल विभाजन में हुआ ये कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। अच्छा, जो पूर्वी बंगाल था, मतलब जो रीजन था, उसमें असम को भी शामिल किया गया था, और पश्चिमी बंगाल जो है उसमें हम सभी जानते हैं कि जो अभी का जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो फिर जो है आपको बिहार, उड़ीसा और जो झारखंड है वो सारे के सारे रीजन। हालांकि उद्देश्य क्या था, इसमें भी एक गहरा राज छुपा हुआ है। उद्देश्य ये था कि पूरे के पूरे जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको हिंदू बहुल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बांटना। तो जो पूर्वी बंगाल वाला रीजन था वहां पर मुस्लिम बहुलता थी, और जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन था वो जो है हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो इसमें वर्गीकरण। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो है इस राष्ट्रीय सॉरी ये जो राजनीतिक स्तर पर जो इन सब में जो एकता थी उसको जो है कमजोर करना, और कहीं न कहीं जो है जो दंगा बढ़ावा देने की ये किया गया। और आगे आगे आप लोग देखिएगा कि 1906 ईस्वी में आपको ढाका में यानी पूर्वी बंगाल जो था उसकी राजधानी ढाका, और हम लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी भी ढाका है। तो वो केंद्र का मतलब बना करके जो है वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई, और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हुई थी। इसका एक उद्देश्य तो ये था कि बंगाल का विभाजन करना, दूसरा उद्देश्य ये था कि जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में जो कांग्रेस पार्टी जो मजबूत होती जा रही है, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिवेशन करके जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ा था और धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे थे, तो उनके अगेंस्ट एक प्रभावी संस्था को खड़ा करने के लिए, राजनीतिक संगठन को खड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ मुस्लिम जो है महत्वपूर्ण नेताओं को का सहयोग देकर के 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उद्देश्य था कि कांग्रेस की जो बढ़ती शक्तियां हैं उसको कमजोर करना, उनको चुनौती देना। तो ये चीजें हैं।
तो बंगाल विभाजन सॉरी आपको जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए, तोड़ दिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है कुछ डेट्स की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो ये बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो दरअसल 19 जुलाई 1905, तो कहीं कहीं जो है 20 जुलाई भी देता है, लेकिन हम लोग 19 जुलाई के डेट को ही जो है ऑथेंटिक मानते। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय घोषणा की जा रही है, इसको लागू नहीं किया गया। लागू जो है कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन को लागू किया गया। लेकिन 19 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो इसी से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको लग गया था कि अब बंगाल विभाजन होना ही है, चाहे जो भी डेट डिसाइड हो, जिस डेट में भी लागू हो। तो इसीलिए इन लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को जो है इन लोगों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सम्मेलन किया और वहीं से आपको जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है आपको 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत होती है तो उसकी नीतियां क्या थी, आखिर इस आंदोलन के दौरान क्या क्या निर्णय लिए गए, आंदोलन का स्वरूप क्या होना। तो आंदोलन का स्वरूप ये होना था, इसमें जो है विदेशी जो वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, स्वदेशी वस्तुओं का को बढ़ावा देना था, और जो तीसरी बात थी वो था राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। और इसीलिए आप लोग जानेंगे आगे कि 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था और 1906 ईस्वी में ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में तो राष्ट्रीय शिक्षा को तो बल दिया ही गया, साथ ही बहुत सारे ऐसे जो उद्योगपति थे उन्होंने अपने फैक्ट्री की स्थापना की ताकि भारत में जो है चीजों का उत्पादन किया जा सके और हम विदेशी वस्तुओं पर जो है कम से कम निर्भर हो सके। और इसी चरण में 1907 ईस्वी में क्या हुआ था कि टिस्को का गठन किया, टिस्को का गठन किया गया। तो धीरे धीरे जो है यहीं से प्रेरणा लेकर के जिस भी क्षेत्र में हम लोग सक्षम हो सके उसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और स्वदेशी वस्तुओं को जो है बढ़ावा दिया। हम लोग देखते हैं कि आज की जो सरकार है वर्तमान समय में वो जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा इसलिए दे रही है कि किसी भी देश में जो आर्थिक मजबूती है वह जो है तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करता है, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वह राजनैतिक पक्ष हो, चाहे आपको सांस्कृतिक पक्ष हो, तो इन तमाम जो क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करते हैं। और अंग्रेज जो है यहाँ पर जो तमाम अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे उनको डैमेज करके उन्होंने कहीं न कहीं ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और वहां के जो उद्योग धंधे द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं थी उस पर जो है भारतीयों को निर्भर बना दिया। यानी जो भारत पहले उत्पादक था वो अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी उनके प्रभाव में आकर के यह जो है वो
उपभोक्ता बन गए और हम लोग जो है ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का जो है उपभोग करना शुरू कर दिया। हाँ, ये भी बात है कि भारत के जो सभी लोग उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर जो है आर्थिक स्तर पर असमानता, यानी कुछ वर्ग थे जो काफी सक्षम थे और कुछ वर्ग जो है काफी पिछड़े हुए थे जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते थे और जिसके कारण जो है वह तमाम जो बीमारियां, अशिक्षा, जो तमाम चुनौतियां होती है किसी भी अ, समाज की, तो उसमें उससे जो है उन लोग जो है ग्रसित। तो कहीं न कहीं आवश्यकता थी कि यहीं पर जो है उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और फिर उत्पादित वस्तुओं की कीमतें इतनी कम हो या फिर कहीं न कहीं सरकार द्वारा सब्सिडाइज़ किया जाए ताकि सभी लोगों तक उसकी पहुँच सुनिश्चित हो सके। और ये जो है व्यवस्था हम अंग्रेजी साम्राज्य से उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत सरकार ने इस तरह की नीति बनाई कि जो लोग सक्षम हैं चीज़ों को खरीदने में, प्राप्त करने में, उनको तो नहीं, लेकिन जो गरीब तबका है, उनको जो है सुविधाएँ देने का प्रयास। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि स्वदेशी आंदोलन की जो नीति थी, उसके अंतर्गत जो है स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं के को बहिष्कार करना और तीसरी बात थी कि राष्ट्रीय शिक्षा पर जो है बल देने का प्रयास किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि बात है कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर के कांग्रेस में उठ पड़ी थी। अब कैसे, इसको समझते हैं। 1905 ईस्वी में आपको जो है बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है। अच्छा, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का गठन कब हुआ है? तो 1850 ईस्वी में। अच्छा, 1850 ईस्वी में जो कांग्रेस का गठन हुआ है, तो अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन कब तक चला? 1947 तक चला। तो इसको हम लोग जो है 3 चरणों में, 3 चरण मतलब क्या? तो पहला है उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 उदारवादी चरण। दूसरा है 1905 से लेकर के 1919 तक, जो था उग्रवादी चरण, ठीक है, या फिर अतिवादी। और तीसरा जो है वो 1919 से 1947 तक गांधीवाद। यहाँ पर उग्रवादी और यहाँ पर उदारवादी। अब बात यह ये है कि 1885 से 1905 ईस्वी तक जो कांग्रेस की जो आंदोलन का जो तरीका था वो क्या था? तो कांग्रेस का जो आंदोलन का तरीका था वो था कि जो है समय समय पर किसी चीज की मांग को लेकर के निवेदन करना, उसके बाद जो है रिमाइंडर भेजना, उसके बाद जो है समय समय पर जो क्या होता है शिष्टमंडल का जो है अंग्रेजी जो अ, अ, जो अधिकारी वर्ग थे उनसे मुलाकात करना। तो ये इस तरह के कुछ आवेदन निवेदन टाइप का जो है ये किया गया था, प्रयास किया गया। लेकिन इसका कोई सही जो असर जो होता है, चाहे प्रभाव जो है देखने को मिल नहीं रहा। ठीक है? तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि इन तरीकों से जो है परेशान। उनका कहना था कि इस तरीके से कांग्रेस सॉरी इस तरीके से जो अंग्रेज जो है हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे। तो हम लोगों को अपने तरीका में बदलाव करने की जरूरत है। और जिन लोगों को ऐसा लगता था वो लोग जो है आगे चल के गर्मपंथी कहलाते। लेकिन जिन लोगों को लगता था कि नहीं, अंग्रेज जो है अभी हम लोगों को समझ नहीं रहे हैं और अंग्रेज जो है वह अगर थोड़ा भी अगर भारत के प्रति उनकी अगर अच्छी नीति हो, अगर वो भारत के बारे में अगर भला करने का अगर सोचे, तो अंग्रेज काफी सक्षम है और वही जो है भारत का भला कर सकते हैं। तो भले ही अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, अभी उतावला होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो गर्मपंथी थे उनका कहना था कि हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं और अब हम लोगों को जो है अंग्रेजी सरकार पर जो है दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे तरीका अख्तियार करने की जरूरत है। तो 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो घोषणा के पश्चात जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, उस स्वदेशी आंदोलन के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो आपको गर्मपंथी नेता ही थे। और गर्मपंथी नेताओं में हम सभी जानते हैं कि लाल, बाल, पाल और बोस। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण गर्मपंथी नेता थे। लाल मतलब लाल लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब पाल और बोस मतलब अरविंद घोष। तो इन्हीं लोगों ने जो है स्वदेशी आंदोलन को प्रस्तुत करने का जो एक पृष्ठभूमि था, जो एक ये जो है मतलब जो वातावरण था, उसको उन्होंने तैयार किया। बाद में इनका कहना था कि क्यों न हम लोग जो है जो स्वदेशी आंदोलन है इसको बंगाल के स्तर पर ही न रह करके भारत के अन्य हिस्सों में भी जो है उसको पहुंचाने का प्रयास करें और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लोगों को संगठित करने की कोशिश करें। लेकिन इसी बात को लेकर के जो है जो नरमपंथी थे और जो गर्मपंथी थे उनमें मतभेद शुरू हुआ और यह मतभेद का जो पटाक्षेप है या जो परिणाम है वह 1907 ईस्वी में सूरत कूट के रूप में देखने को मिलता है। 1906 ईस्वी में ही विभाजन की संभावना बन गई, मतलब कांग्रेस की गर्मपंथी और नरमपंथी विभाजन की। लेकिन नरमपंथियों ने क्या किया था कि अपने मतलब दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया और दादा भाई नौरोजी का जो है सम्मान गर्मपंथी लोग भी करते थे, तो इसीलिए जो है उस बार विभाजन को टाल दिया गया। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपको स्वराज स्वराज के प्रस्ताव को पारित कराया। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने जो है स्वराज के लक्ष्य को स्वीकार किया। लेकिन 1907 ईस्वी में जब आपको रास बिहारी घोष, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी घोष, मैं घोष नहीं बोल रहा हूँ, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस समय जो है नरमपंथ और गर्मपंथ में टूट पड़ गए। तो खैर इन चीजों को यहीं पर रोकते हैं, वो उसका एक अलग क्रम है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मपंथियों का जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उन्हीं के द्वारा जो है इसका प्रस्ताव जो है तैयार किया गया था, या फिर जो स्वदेशी आंदोलन जो था वह प्रस्तुत किया गया था गर्मपंथियों के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो था, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो गर्मपंथी लोग थे वो चाहते थे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका किया जाए और उन लोगों ने इसका प्रयास भी किया। तो देखिए, जैसे अलग अलग जो केंद्र थे, जैसे दिल्ली था, मद्रास, दिल्ली, मद्रास, बम्बई एवं पुणे और उसके बाद पंजाब प्लस यूपी। तो ये चार क्षेत्र। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता में तो ये आंदोलन शुरू ही हो रहा था, चल ही रहा था। लेकिन अलग अलग हिस्सों में, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो सैयद हैदर रजा जो है आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, मद्रास में कौन कर रहे थे? तो चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई। अच्छा, बम्बई एवं पुणे में किसने किया था? तो बम्बई और पुणे में जो नेतृत्व किया था वो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, पंजाब एवं यूपी में किसने किया था? तो लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। ठीक है, तो लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने जो है
आपको पंजाब यूपी में, बम्बई एवं पुणे में तिलक ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने और दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब जैसा कि गर्मपंथियों की नीति थी कि स्वदेशी आंदोलन को केवल जो है कलकत्ता तक ही, बंगाल तक ही सीमित नहीं रखा जाए, उसको जो है पूरे देश में इसको शुरू किया जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने प्रयास किए। ठीक है, अब अगला स्टेप हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल विभाजन जो था और उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन में समाज का कौन सा तबका था जो इस आंदोलन से प्रभावित हुआ। प्रभावित होने का मतलब है कि उसमें शामिल हुआ, और समाज का कौन सा तबका था जो इससे प्रभावित नहीं हुआ, यानी उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो प्रभावित वर्गों में अगर देखा जाए तो महिलाएं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह पहला समय है, पहली बार किसी आंदोलन में महिलाएं भाग ले रही। तो अगर आप दो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है महिलाओं से संबंधित, कि सबसे पहले किस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था, तो वो है स्वदेशी आंदोलन। लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया, तो सबसे अधिक महिलाओं ने जो भाग लिया था उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। आपको ध्यान होगा कि धरासना में जो नमक का जो गोडाउन था, तो वहां पर आंदोलन करना, जो आंदोलन किया गया था वह भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में किया गया। आप लोग को पता होगा कि भारत कोकिला बोला जाता है सरोजिनी नायडू को, और स्वर कोकिला किनको बोलते हैं, तो स्वर कोकिला बोलते हैं लता मंगेशकर जी। ठीक है, तो महिलाएं जो हैं वो प्रभावित हुई। और दूसरा जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग था। बुद्धिजीवी यानी अभी मैंने बताया कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था वहां पर तमाम क्षेत्रों के जो है छात्र इकट्ठा थे। और एक बात और कि 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी को जो सिलहट के जो ये थे, मतलब कलेक्टर थे, उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया। और 1873 ईस्वी में इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और आप लोग पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सा एक महत्वपूर्ण संगठन था जो काम कर रहा था, तो वो था 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और उसके बाद जो है जो महत्वपूर्ण संस्था कोई अगर आई तो वो थी कांग्रेस। और 1886 ईस्वी में इस ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है उसका कांग्रेस में विलय। ठीक है, तो ये जो बुद्धिजीवी तबका है और जो महिलाएं हैं वो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित है। अगर अप्रभावित की बात करें तो यानी कौन लोग थे जो अप्रभावित, तो बहुसंख्यक मुस्लिम। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा केवल मुस्लिम नहीं लिखा, मैंने बहुसंख्यक मुस्लिम लिखा। मतलब ये था कि कुछ मुस्लिम ऐसे थे, कुछ मुस्लिम नेता ऐसे थे जो कि स्वदेशी आंदोलन में भाग ले। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो सैयद हैदर रजा की मैंने अभी बात की, जो कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक मुस्लिम जो समुदाय था वह जो है इससे प्रभावित नहीं हुआ। बाकी जो कुछ बुद्धिजीवी जो मुस्लिम लोग थे, कुछ लोग जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और दूसरा जो तबका था जिसकी संख्या जो है अच्छी खासी मानी जाती है भारत में, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में किसानों की संख्या कितनी होगी समझा जा सकता है। तो किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम जो है इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन बुद्धिजीवी तबका और महिलाएं जो है
इस आंदोलन से प्रभावित थे। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे की बात यह है कि जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन से अन्य लोगों को जोड़ने के लिए लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रयास किए गए? तो ऐसे तो बहुत सारे प्रयास हुए थे, लेकिन एक प्रयास यही हुआ था कि जो वंदे मातरम है, बारे में आप लोग जानते होंगे कि आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो आज के समय में क्या है, तो आज के समय में भारत का राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, पहली बार 1896 ईस्वी में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जब रहमतुल्लाह सयानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष। तो सबसे पहले जो वंदे मातरम है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, वह कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1896 ईस्वी। अब ये वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। अब आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो आनंद मठ नामक जो पुस्तक लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पृष्ठभूमि है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है, उसी से लिया गया है वंदे मातरम नामक गीत, जो कि पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार। तो अभी फिलहाल बात यह हो रही है कि जो स्वदेशी आंदोलन को जो है और संगठित करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम गीत को जो है स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया। और जो लोग भी स्वदेशी आंदोलन के आंदोलनकारी थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में इस गीत को गा करके जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो अच्छा, ये जो स्वदेशी आंदोलन जो था उस या फिर बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो भी आंदोलन चल रहे थे, जहां भी चल रहे थे, उनका जो एक प्रत्यक्ष तौर पर जो नेतृत्व करता थे वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वह जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये हम लोगों ने बात की कि जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो है गठन किया गया। उसके बाद जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई 1906 में, जिसके प्रथम प्राचार्य जो है अरविंद घोष को बनाया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें एक ब्रिटिश पत्रकार भी शामिल थे, मतलब आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन वह जो है इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, ब्रिटिश पत्रकार। और ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था, H.W. लेविंसन। H.W. लेविंसन जो है वह स्वदेशी आंदोलन को कवर कर रहे थे। और उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन में जो भी घटनाएं उन्होंने देखी, चाहे इसके स्वरूप को जितना उन्होंने समझा, उसके आधार पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक जो है
जो बुकलेट है उन्होंने ये किया था, प्रस्तुत किया था, और ये ब्रिटिश पत्रकार थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें भी जो है विदेशी स्तर के जो पत्रकार हैं वो शामिल होंगे। और यह भी एक तरीका था कि अब भारत में हो रही घटनाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रचारित प्रसारित करने का। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक संस्था का गठन किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक जो संस्था थी, उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था जो हमारे जो प्राचीन जो विरासत थी, जो कला के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, ठीक है, तो उस प्राचीन जो विरासत थी उसको वर्तमान समय में यानी आधुनिक समय से जो है उसको जोड़ने ये प्रयास किया गया। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? तो दो लोग थे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अवनींद्रनाथ टैगोर और दूसरे थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना? तो अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि जो प्राचीन जो हमारा जो कला क्षेत्र था, ठीक है, उसको वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक बनाया जाए और आधुनिक समय से कैसे उनको जोड़ा जाए, इसके लिए इन्होंने इस संस्था का गठन किया था। अच्छा, कब किया था? तो 1907। तो जैसा मैंने अभी बताया कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय एकता पर बल देना, ये तीन जो है इसके नीति में शामिल थी। तो ये राष्ट्रीय जो हमारी जो कला क्षेत्र था उसको बढ़ावा देने के लिए 1907 में इस संस्था का गठन किया गया था। फिर हम लोग बात करते हैं जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है इसको स्थापना की गई थी, तो मैंने बता ही दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ ये है कि तमाम जो विरोध हुए, इसका जो है दबाव पड़ा अंग्रेजों पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो किया गया था, उसके समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे आपको लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है और गवर्नर जनरल है, और जो है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कलकत्ता के हैं, गवर्नर जनरल तो खैर पूरे क्षेत्र के थे, ब्रिटिश भारत के, लेकिन जो कलकत्ता के जो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर एंड्रयू हेजन। सर एंड्रयू हेजन, तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जब बंगाल विभाजन, अच्छा, लॉर्ड कर्जन का समय कब था? तो लॉर्ड कर्जन का समय था आपको 1899 से 1905। 1905, तो 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन इन्होंने किया, तो उसके बाद फिर जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर ये चले गए। तो इनका जगह किसने लिया? इनका जगह लिया था लॉर्ड मिंटोन। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या सेकेंड? तो सेकेंड। सेकेंड। तो जब लॉर्ड मिंटो आए तो उनके समय में जबरदस्त जो है राजनीतिक स्तर पर मतलब आंदोलन चल रहे थे, ठीक है ना? तो इसीलिए इन्होंने बंगाल में मतलब राजनीतिक सुधारों के लिए जो है एक संस्था का गठन किया था, जिसका नाम था अरुणदेव समिति। तो अरुणदेव समिति का जो है गठन इसलिए किया गया था कि ये बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप जितने भी राजनीतिक स्तर पर जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसको जो है कैसे सुधारा जाए, उसका सुधार कैसे किया जाए,
इसके लिए अरुणदेव समिति का गठन किया गया था आपको 1946। अच्छा, इसी अरुणदेव समिति ने सिफारिश की कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, तभी जो है यह आंदोलन थमेगा। अच्छा, अब अरुणदेव समिति की सिफारिश पर जो है इसमें आंदोलन को खत्म कर, सॉरी, बंगाल विभाजन को रद्द करने का किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द करने में अंग्रेजों को जो है लगभग 5 साल लग गए और 1911 ईस्वी में जब दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम यानी सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी इन दोनों का आगमन हुआ और 12 दिसंबर 1911 को जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा, इससे पहले 2 दिल्ली दरबार हो चुके थे, तो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, उसमें 3 निर्णय लिए गए। पहला कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको रद्द किया जाता है। दूसरा, जो अंग्रेजी जो मतलब ब्रिटिश भारत जो था उसकी राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली कर दिया जाए। और तीसरी बात कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। तो ये 3 निर्णय जो है इस तिथि को लिए गए थे। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द करना। दूसरा, कलकत्ता से राजधानी हटा करके जो है दिल्ली करना। और तीसरा, कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करना। तो ये 3 निर्णय लिए गए और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और इसीलिए हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया करते हैं। ओके, तो ये सारी बातें थी। अब हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि तो स्वदेशी आंदोलन था, तो उसमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय सरकार को बल देना। तो ये जो नीति के रूप में इसका सुझाव किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने इसका सुझाव दिया था। अच्छा, कृष्ण कुमार मित्र थे कौन? तो एक संजीवनी नामक पत्रिका जो कि बांग्ला भाषा में पत्रिका के जो है ये संपादक थे और इन्होंने जो है स्वदेशी वस्तुओं का को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तु का विस्तार करना, इसका जो है मंत्र किया है उन्होंने, इन्हीं ये विचार। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अपने गुरुदेव हैं यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वह इस स्वदेशी आंदोलन के विरोध में है। अच्छा, इनका कहना है कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको जो जलाया जा रहा है, विदेशी कपड़ों का जो होली जलाई जा रही है, ठीक है ना, यह जो है निष्ठुर बर्बादी उनका कहना था। और दूसरी बात उनका कहना था कि ये स्वदेशी आंदोलन में जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे क्या होगा कि जो पश्चिम पश्चिम मतलब जो अंग्रेज थे और पूर्व जो कि हम लोग थे, उसमें एक सामंजस्य की जो संभावना बन रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इनका कहना था कि एक तो अंग्रेज गलती कर रहे हैं जो कि अपनी भूमिका को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय हैं वो इससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो अंग्रेज जो कि यूरोप से बिलोंग करते हैं और यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका है, वहां पर वैज्ञानिक जो खोजें हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसका लाभ जो है भारतीयों को मिल सकता है। बस समस्या ये है कि अंग्रेज जो है ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन
जिस दिन अंग्रेज भारत का विकास करना चाहें तो वो भारत को एक बेहतर देश बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना चाहते हैं। तो इनका कहना था कि अभी तक जो अंग्रेज ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए तो हो सकता है कि आगे भी वो ऐसा करना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। और इससे जो है अपने देश को ही नुकसान, तो इसके लिए इन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन था उसका विरोध किया। हालांकि हालांकि जो 16 अक्टूबर 1905 को जो आंदोलन, सॉरी, जो बंगाल विभाजन जो है को लागू किया गया था, तो उस दिन इन्होंने राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था और उस दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो इन्होंने जो राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था उसका उद्देश्य ये था कि भले ही अंग्रेजी साम्राज्य हम लोगों को बांटने का प्रयास करे, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। और इसीलिए लोगों ने एक दूसरे को राखी बांध करके जो है एक दूसरे से एकता का जो है संदेश देने की कोशिश की कि भले ही अंग्रेजी साम्राज्य का भी प्रयास करे, लेकिन हम लोग नहीं बटेंगे। तो ये सारी चीजें घटी थी। और राखी दिवस हो चाहे शोक दिवस हो 16 अक्टूबर 1905 को ही मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ठीक है ना। तो इन तमाम चीजों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। और अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं, फिर उसको उसका समाधान करने के लिए हम लोग अगली क्लास लेंगे। अन्यथा हम लोग एक आधुनिक भारत के इतिहास का जो एक क्रमवार अध्ययन है उसमें हम लोग फिर आगे। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।